I hope you all are doing well and good. So today we will be doing May June 2023 पेपर 3 वेरिएंट 1। हमने 3-2 कर लिया है। अब हम लोग 3-1 और 3-3 अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम लोगों ने सारे अपने वाले वेरिएंट कर लिए, ठीक है। हम लोगों ने सारे 2 कर लिए, अब हम सारे 1 और 3 करेंगे, सही है। तो वी आर गोइंग फॉर May June 2023 पेपर 3 वेरिएंट 1। ओके, स्टार्ट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट डज द मार्जिन यूटिलिटी डायग्राम शो। ओके, ये यूनिट्स दिए हुए हैं और ये मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्राम बनी हुई है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो कर रही है, तो जितना हमें पता है, तो शुरू में ये वाले पॉइंट पे जितना हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाले पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी अपने मैक्स पर होती है। उसके बाद ये जो सारा का सारा एरिया है, ये सारा का सारा क्या शो कर रहा है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, ठीक है। ये जो y है ये क्या शो कर रहा है कि आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो गई है, आपकी मार्जिन यूटिलिटी जीरो में चले गई है। और बेसिकली z वाला जो एरिया है वो ये शो कर रहा है कि आपकी मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई है, जिसको हम लोग डिस यूटिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एमसीक्यू, बिकॉज सारे ऑप्शन में टोटल यूटिलिटी है, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा जो हमने क्लास में सीखा है। तो हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं आपके लिए, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा। ये हो गया पहला वाला ग्राफ, हो गया मार्जिन यूटिलिटी और यूनिट्स का, ठीक है। और ये हो गया टोटल यूटिलिटी का और यूनिट्स का ग्राफ हो गया, सही है। सर ये मार्जिन यूटिलिटी का कर्व हो गया जो नेगेटिव में जा रहा है, और ये टोटल यूटिलिटी का कर्व हो गया, सही है। यही पढ़ा है भाई हमने। ये हो गया मार्जिन यूटिलिटी का कर्व और ये हो गया टोटल यूटिलिटी का कर्व, सही है। अब चेक करते हैं, आ जाओ। टोटल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव इफ द क्वांटिटी कंज्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम y टू z। ये कह रहा है अगर y से z पे, ये y है आपका, पहले मैं इधर पॉइंट्स मार्क कर देता हूं आपके लिए। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो ये कह रहा है कि अगर अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है y से z पे, y से z पे अगर इंक्रीज होती है तो टोटल यूटिलिटी नेगेटिव में जाएगी। बेटा टोटल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है, डिक्रीज हो रही है। टोटल यूटिलिटी तो डिक्रीज हो रही है, टोटल तो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, तो ए वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस इफ द क्वांटिटी कंज्यूम्ड इंक्रीजेस फ्रॉम x टू y। अगर x से y पे जाते हैं, अगर x से y पे जाते हैं तो टोटल यूटिलिटी इस ऑप्शन के मुताबिक डिक्रीज होगी, हालांकि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, तो बी भी गलत है। सी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज इफ द क्वांटिटी कंज्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम y टू z। ये कह रहा है अगर y से z पे क्वांटिटी बढ़ती है, अगर y से z पे क्वांटिटी बढ़ती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ डिक्रीज होगी, क्योंकि y वाला जो पॉइंट है ना, वो mu का जीरो और tu का मैक्सिमम वाला पॉइंट है। तो ये सही कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज होगी, सही है। तो आपका आंसर क्या बनता है, वन का आंसर सी बनता है। उस वक्त क्लियर, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज एट एक्स। बेटा टोटल यूटिलिटी एक्स पे मैक्सिमाइज नहीं हो रही, वाई पे मैक्सिमाइज होगी। जब मार्जिन यूटिलिटी जीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्स पर होती है, इसलिए आपका आंसर वन का सी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, सही है। अच्छा जी, द इनिशियल एलोकेशन ऑफ गुड्स बिटवीन थ्री कंज्यूमर इज शोन। कंज्यूमर 1 2 3 और ये टोटल दिया हुआ है, 2 5 10 और 17 टोटल हो गया। विच रो शोज पेरेटो इंप्रूवमेंट एलोकेशन ऑफ गुड्स बिटवीन कंज्यूमर। भाई परेटो एफिशिएंसी क्या है, हमने ये पढ़ा है। परेटो एफिशिएंसी ये कहता है कि दूसरा वर्जन ऑफ हुए बगैर पहला वाला वर्जन ऑफ ना हो और दूसरा वाला बेटर ऑफ हो जाए। हमने यही पढ़ा है कि नो वन इज वर्जन ऑफ एंड द अदर इज बेटर ऑफ, यही परेटो एफिशिएंसी है। तो टोटल है 18, सही है, टोटल है 18। अब हमें एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन से वाले में ये दो वर्जन ऑफ हुए बगैर कंज्यूमर 3 बेटर ऑफ हो रहा हो। तो भाई कंज्यूमर 1 की दो गुड्स की एलोकेशन थी। ओके, इधर भी दो है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर 10 है, इधर 11 है। तो ये दोनों बिना वर्सन ऑफ हुए थर्ड वाला कंज्यूमर बेटर ऑफ हो रहा है। तो इसका मतलब है ए हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। ए कैन बी और आंसर, सही है। अच्छा बी वाले में चेक करते हैं। कंज्यूमर 1 के 2 थे, 4 थे, सही है, बेटर ऑफ हो गया। 5 थे, 5 हो गया, 5 हो गए, सेम रहा। लेकिन इसके जो कंज्यूमर 3 के 10 थे वो अब 9 हो गए हैं, तो इधर जो है वो कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये वर्सन ऑफ हो गया। तो बी वाला ऑप्शन तो कर दिया। अब सी वाला चेक करते हैं। 2 से 4 हो गया कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2 हो गया 5 से 4।
तो इधर ये वर्सन ऑफ हो गया, तो ये भी गलत है। और 3 वाला सेम रहा है, ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। 4 वाला चेक करते हैं। कंज्यूमर 1 जो है उसकी इंप्रूवमेंट है, कंज्यूमर 2 की जो है वो भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन 3 वाला जो है ना वो वर्सन ऑफ हो गया, बाकी दो बेटर ऑफ हो गए, तीसरा वाला वर्सन ऑफ हो गया। तो परेटो परेटो ऑप्टिमैलिटी क्या कहती है कि कोई भी वर्सन ऑफ नहीं होगा और दूसरा वाला बेटर ऑफ हो जाएगा। तो इधर आप देखो, दो वर्सन ऑफ हो रहे हैं, एक बेटर ऑफ हो रहा है, दो बेटर ऑफ हो रहा है, एक वर्सन ऑफ हो रहा है, तो डी भी गलत हो गया। अब आंसर क्या बचता है आपका भाई? आंसर आपका बचता है ए। ओके गाइस, इज इट क्लियर आपको? वाई इज द आंसर ए? ओके, इज इट क्लियर वाई इज द आंसर ए? करेक्ट। ओके। 3, विच assumption in relation to the indifference theory diagram is not correct? ये कह रहा है which assumption of indifference curve theory diagram is not correct? The consumer's income may change, ये correct है। The consumer may change their satisfaction maximizing objectives, this is wrong। The consumers may change their taste and preference, बेटा indifference curve को preference curve कहते हैं, सही कह रहा है। द रिलेटिव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंज, ये भी सही कह रहा है। बेटा एक गुड सस्ता हो रहा है, दूसरा गुड रिलेटिवली महंगा हो जाएगा ना, तो ये सब तो हो रहा है। बी वाली एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहते हैं, चेंज नहीं होता, सही है। अज्यूम ये करा जाता है कि दोनों गुड्स के दरमियान सेम सेटिस्फेक्शन होती है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूले से पढ़ा है? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, तो इसलिए 3 का आंसर बी है, सही है। 4 वाला रिपीटेड है। विच टाइप ऑफ एफिशिएंसी शोन बाय द शॉर्ट रन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टू? LRAC 1 से LRAC 2 पे चला गया है। बेटा शॉर्ट एवरेज कॉस्ट के कर्व ने डाउनवर्ड शिफ्ट मारा है। ये कौन सी एफिशिएंसी थी, याद है आपको? एलोकेटिव कर्व, एवरेज टोटल कॉस्ट के कर्व ने डाउनवर्ड शिफ्ट मारा है। और ये डायनेमिक एफिशिएंसी है, एलोकेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि एलोकेटिव क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस, या तो फिर MSC इज इक्वल टू MSB, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सही है, ये डायनेमिक एफिशिएंसी है। डायनेमिक एफिशिएंसी आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट रिड्यूस होती है ओवर द टाइम, तो आंसर इसका बी बनता है। सही है, पेरेटो एफिशिएंसी भी नहीं है। प्रोडक्टिव कब होती है? जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर हो ना। तो इधर एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर तो है, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है, तो आंसर आपका डायनेमिक एफिशिएंसी है। A firm wishes to maximize its revenue, which condition must be met to achieve this goal? एक फर्म चाह रही है कि वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करे। किसको मैक्सिमाइज करे? रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू कब मैक्सिमाइज होगा? जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, तब तो ये सेल्स मैक्सिमाइजिंग होता है। MC और AR इक्वल हो, नहीं, MC इज इक्वल टू MR, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है। जब MR 0 होगा, सेल्स रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर होगा। जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा तो टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पर होगा। 5 का आंसर डी है, ठीक है। 6 वाला करवा रहा हूं आपको। द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ 4 firms ऑपरेटिंग इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर शोन, WXYZ। विच फर्म्स विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द शॉर्ट रन बट विल शट डाउन इन द लॉन्ग रन? बेटा शॉर्ट रन में अगर आपको ऑपरेट करना है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए, और अगर आपको लॉन्ग रन में ऑपरेट करना है तो आपकी टोटल कॉस्ट कवर होनी चाहिए। क्या बोला आपको? ये आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया, आपको पढ़ाया गया है कि सर अगर आपको शॉर्ट रन में ऑपरेट करना है तो यू मस्ट कवर योर वेरिएबल कॉस्ट, इफ यू वांट टू ऑपरेट इन द लॉन्ग रन यू मस्ट कवर योर टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये है आपका वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम और ये आपका रेवेन्यू है, ठीक है। चेक करते हैं आप। सर टोटल रेवेन्यू है 15 और वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो इसका मतलब है फर्म डब्ल्यू नहीं ऑपरेट कर सकती क्योंकि उसकी वेरिएबल कॉस्ट उसके टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। अच्छा, फर्म एक्स का चेक करते हैं। टोटल रेवेन्यू 80 है और वेरिएबल कॉस्ट 40 है, तो ये वाली शॉर्ट रन में ऑपरेट कर सकती है, ऐसा ही है भाई। ये वाली शॉर्ट रन में ऑपरेट कर सकती है, डब्ल्यू नहीं कर सकती, एक्स कर सकती है। अब वाई का चेक करते हैं। वाई का रेवेन्यू 500 है और वेरिएबल कॉस्ट 300 है, तो ये भी ऑपरेट कर सकती है। इसका टोटल रेवेन्यू 550 है, इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जेड की 600 है, तो ये ऑपरेट नहीं कर सकती बिकॉज इट्स नॉट एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में ऑपरेट करने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए, लॉन्ग रन में ऑपरेट करने के लिए आपकी टोटल कॉस्ट कवर होनी चाहिए। तो बेटा ये आपके सामने फिक्स कॉस्ट दी हुई है और ये आपके सामने वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है, दोनों कॉस्ट दी हुई है, इन दोनों का ऐड करते हैं, चेक करते हैं। तो पहली हो गई टोटल कॉस्ट 30, उसके बाद हो गई 90, उसके बाद हो गई 600,
उसके बाद हो गई 700, ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। सही है। अब आप चेक करो, रेवेन्यू है 15 का, टोटल कॉस्ट है 30 की। फर्म एक्स की टोटल रेवेन्यू 15, टोटल कॉस्ट है 30, तो इट्स नॉट एबल टू कवर इट्स टोटल कॉस्ट ना। तो डब्ल्यू ऑपरेट नहीं करेगी, डब्ल्यू लॉन्ग रन में भी ऑपरेट नहीं कर सकती, डब्ल्यू लॉन्ग रन में ऑपरेट नहीं कर सकती। सर, फर्म वाई का रेवेन्यू है 80 और कॉस्ट है 90, फर्म वाई का रेवेन्यू है 80, कॉस्ट है 90, तो फर्म एक्स भी ऑपरेट नहीं कर सकती। फर्म वाई का रेवेन्यू है 500 और इसकी कॉस्ट है 600, ऐसा ही है भाई, तो फर्म वाई भी ऑपरेट नहीं कर सकती। सही है ना। ऐसा ही है भाई, लॉन्ग रन में फर्म वाई भी ऑपरेट नहीं कर सकती। सही है। ऐसा ही है भाई। सही कह रहा हूँ, बोलो भाई। अच्छा, अब चेक करते हैं फर्म जेड का। फर्म जेड की टोटल कॉस्ट है 700 और टोटल रेवेन्यू 550। तो सबकी सबकी आप देख सकते हो, सबकी सबकी सारों के सारों की टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो रही है। तो अब आप मुझे बताओ कौन सी फर्म्स शॉर्ट रन में ऑपरेट करेंगी, लॉन्ग रन में नहीं करेंगी। तो भाई लॉन्ग रन में तो कोई भी नहीं कर सकती, WXYZ। शॉर्ट रन में सिर्फ दो फर्म्स ऑपरेट कर सकती है, कौन कौन सी? एक्स और वाई। देख लो भाई, शॉर्ट रन में कौन सी फर्म्स ऑपरेट कर सकती हैं? एक्स और वाई, ऐसा ही है भाई। ठीक है, एक्स और वाई ऑपरेट कर सकती है। बेटा अब्दुल्ला, आई गेस आप लेट आए क्लास के अंदर। मैंने अभी भी बताया कि शॉर्ट रन में अगर एक फर्म को ऑपरेट करना है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर एक फर्म लॉन्ग रन में कंटिन्यू करना चाहती है तो उसकी टोटल कॉस्ट कवर होनी चाहिए। तो ये सारा रेवेन्यू, ये सारी कॉस्ट दी हुई है। हमने दोनों को कंपेयर करके देखा, लॉन्ग रन में सबकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है, तो कोई भी लॉन्ग रन में तो कंटिन्यू नहीं कर सकती। शॉर्ट रन के अंदर आप सारे वेरिएबल कॉस्ट को रेवेन्यू से कंपेयर करोगे, तो जब आप इन चारों की वेरिएबल कॉस्ट को इनके टोटल रेवेन्यू से कंपेयर करते हो तो आपके पास ये कंक्लूजन आ जाता है कि एक्स और वाई ही ऐसी फर्म है जो शॉर्ट रन में ऑपरेट करेंगी, लॉन्ग रन में नहीं कर सकती बाकी सारी फर्म्स, ठीक है। 7, a firm is at current level of production finds that the short run marginal cost is less than its short run variable cost। इसकी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है। विच कंक्लूजन अबाउट द फर्म कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। इसकी मार्जिनल कॉस्ट कम है और इसकी मार्जिनल कॉस्ट इसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रही होगी। यस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ऐसा नहीं हो सकता, वेरिएबल कॉस्ट कभी भी टोटल से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, नहीं बेटा। ये कह रहा है सवाल के फर्म जो करंट लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है, तो ये पता चल रहा है कि जो इसकी एडिशनल कॉस्ट है वो इसकी वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। तो ऐसा तभी हो रहा होगा जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही होगी ना, तभी आपकी एडिशनल कॉस्ट कम आ रही है, ठीक है। तो इसलिए 7 का बी बनता है। सही है। 8, स्टील एक्स प्रोड्यूसर टेक्स ओवर मेन कॉम्पिटिटर स्टील वाई। स्टील एक्स प्रोड्यूसर ने स्टील वाई को टेक ओवर कर लिया है। What would X expect to happen to the PED for its product and its long run average cost as a result of this takeover? बेटा X के PED पे क्या इफेक्ट होगा? X ने Y को टेक ओवर कर लिया। X ने Y को टेक ओवर कर लिया, तो X ने Y को टेक ओवर कर लिया, तो सब्स्टिट्यूट कम हो गए, तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, PED डिक्रीज होगा, ये बात तो मानते हैं सब। तो आंसर ए या बी बनता है। बेटा जब ये दोनों फर्म्स एक हो जाएंगी तो ये कौन सी हो जाएगी? ये एक सिंगल फर्म होगी। और जब ये एक सिंगल फर्म होगी तो इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होगा, तो इसकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगी। क्या होगी? इसकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनता है? ए बनता है, सही है। इसका आंसर ए बनता है, सही है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट? अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि एक्सटर्नल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कौन बेयर करता है? जो थर्ड पार्टी बेयर करती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नो, प्राइवेट कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? रोड कंजेशन कॉस्ट, ठीक है। ओके। 10, the diagram shows demand for and supply for a good and the marginal social cost for that good. Assuming there are no external benefit, which area measures the net social benefit at output OQ? बेटा सोशल बेनिफिट, नेट सोशल बेनिफिट क्या होगा? ये चेक करके बताओ। 10 वाला, 10 वाला अटेम्प्ट करो, 10 वाला। नेट सोशल बेनिफिट क्या होगा? नेट सोशल बेनिफिट। 10 वाला ट्राई करो, 10 वाला इज अ गुड MCQ। 10 वाला ट्राई करो, 10 वाला। हाँ भाई, 10 वाला क्या होगा?
10 वाला ट्राई करो, फिर मैं करवाऊँ आपको, जल्दी करो ना यार। बेटा हमें निकालना है नेट सोशल बेनिफिट। नेट सोशल बेनिफिट कैसे आएगा? बेनिफिट्स में से आप कॉस्ट माइनस कर दो। ठीक है। अच्छा आपको याद है, डिमांड कंज्यूमर करता है तो जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर को मिलता है, इसलिए दिस इज एमएसबी। अब ये एमएसबी का कर्व है, ठीक है। ये जो रेड लाइन में बना रहा हूँ ये एमएसबी का कर्व है। अब मुझे बताओ एमएसबी का एरिया क्या है? एमएसबी का एरिया बताओगे क्या क्या है? एक्स, जेड और डब्ल्यू, यही है भाई। एमएसबी क्या है? एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब मुझे बताओ एमएससी का एरिया क्या है? पर्पल वाली लाइन जो है वो आपकी, पर्पल वाली लाइन जो है वो आपकी एमएससी की है। पर्पल वाली लाइन एमएससी की है, तो एमएससी का एरिया क्या हो गया? एमएससी का एरिया हो गया वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सही कह रहा हूँ? ये एरिया हो गया भाई। जेड से जेड कैंसिल हो गया। बोलो भाई, ऐसा ही है, ये एरिया हो गया। चलूं आगे? अब क्या होगा? एम एस बी इज इक्वल टू एम एस सी। बताओ एम एस बी क्या है? एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब बताओ, z और z कैंसिल हो गया, w और w कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया? x और y। तो मुझे बेनिफिट में से कॉस्ट निकालना है, तो मैं x में से क्या निकालूंगा? x में से क्या निकालूंगा? x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी है आपका, सही है। दिस वॉज अ गुड एमसीक्यू। ठीक है जी। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। 11। आ जाओ भाई। बेटा जुमाना, इधर देखो। इतनी बात समझ आ गई? ये एरिया कैसे आ गया? अब मुझे बताओ नेट नेट सोशल बेनिफिट कैसे आएगा? बेनिफिट्स में से कॉस्ट निकाल दो। तो बेनिफिट क्या बचे हैं? एक्स, और कॉस्ट बची है वाई, तो एक्स माइनस वाई, सिंपल। ठीक है, बेनिफिट एक्स हो गया और कॉस्ट वाई हो गई। ओके, चलो। तभी तो आप एमसीयू की क्लास ले रही हो। व्हाट वुड डेफिनेटली रिजल्ट फ्रॉम द डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल? मैंने आपको बताया शायद पहले भी। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होती है कि जब ओनर और कोई भी दो पार्टीज के दरमियान जब भी कॉन्फ्लिक्ट आए ना, उसको प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो जब भी डिवोर्स आ रहा हो बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, जैसे इसकी आसान एग्जांपल बिजनेस में पढ़ाई जाती है। ओनर का लेना देना प्रॉफिट के साथ है और शेयर होल्डर का लेना देना डिविडेंड के साथ है। अगर ओनर का प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर होल्डर का डिविडेंड कम होता है। अगर शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ेगा तो ओनर का प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ इन दोनों के दरमियान फड्डा होता है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो 11 का आंसर बी बनता है, सही। 12। वन रीजन फॉर मार्केट फेलियर द एक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड, विच पॉलिसी इज एप्रोप्रिएट फॉर एड्रेसिंग सच अ मार्केट फेलियर? बेटा मार्केट फेलियर अगर होती है ड्यू टू एक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड को मसले को सॉल्व करने के लिए कौन सी पॉलिसी यूज करेंगे? डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड बाय द गवर्नमेंट, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड बाय द गवर्नमेंट, provision of detailed information to consumers, subsidizing firms that currently produce the good, the adoption of maximum price control। तो मैक्सिमम प्राइस कंट्रोल नहीं होगा, सब्सिडी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम प्राइस कौन से गुड के लिए यूज होता है अगर आपको याद हो तो? मैक्सिमम प्राइस आर यूज्ड फॉर मेरिट गुड्स, सब्सिडी आर ऑल्सो यूज फॉर मेरिट गुड्स, ऐसा ही है भाई। सब्सिडी और मैक्सिमम प्राइस इसके लिए होता है, और ये कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो एडवर्टीजमेंट है, ये भी मेरिट गुड डीमेरिट में होती है। गवर्नमेंट ही इसी गुड को प्रोवाइड करे। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मसला है इस वजह से, तो ये मसला गवर्नमेंट हल कर सकती है। 12 का ये है। 13। In 2020, the government of California issued an order to ban the sale of new vehicle from 2035 that are powered by petrol. Which type of government policy is this? भाई इसने बोला है कि जो व्हीकल पेट्रोल और डीजल वाले हैं ना, उनकी सेल के ऊपर बैन लगा दो। उनकी सेल के ऊपर बैन लगा दो। तो ये कौन सी पॉलिसी है? नच थ्योरी तो एडवर्टीजमेंट होती है, नच थ्योरी का नाम याद रखना, एडवर्टीजमेंट। अब परमिट टू पॉल्यूट, नहीं भाई। नेशनलाइजेशन नहीं, रेगुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? रेगुलेशन कर रहा है। इसने बोला है कि अब कोई भी, जो इसने रेगुलेट करा है ना, इसने बैन लगा दिया। इसने बोला कि कोई भी व्हीकल जो कि पेट्रोल और डीजल चलता है वो नहीं बिकेगी, ठीक है। 14 वाला करके दें जल्दी से। द डायग्राम इलस्ट्रेट्स अ मोनोपोली लेबर मार्केट इन विच द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ मिनिमम वेज, सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेज द मोनोपोलिस्ट विशेस टू पे एंड द वेज रिसीव बाय द लेबर? ये बोल रहा है मोनोपोलिस्ट की वेज, जो मोनोपोलिस्ट वेज पे कर रहा है और जो वेज लेबर रिसीव कर रही है उसके दरमियान क्या डिफरेंस है? मुझे बताओ मोनोपोलिस्ट जो है ना वो क्या वेज पे करना चाह रहा होता है? मोनोप्सनिस्ट क्या वेज रेट पे करना चाह रहा होता है?
मोनोप्सनिस्ट कौन सी वेज पे करा चाह रहा होता है? लोवेस्ट ना, वो याद है आपको, आखिरी वाले वर्कर को ज्यादा वेज रेट पे करता है, बाकी वर्कर्स को कम वेज पे रखता है, तो ये मोनोप्सनिस्ट की वेज है। और मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने बोली है, तो मोनोप्सनिस्ट वेज क्या है? ये है मोनोप्सनिस्ट वेज, ठीक है, जो कि मोनोप्सनिस्ट पे करता है। और ये कौन सी वेज है? ये गवर्नमेंट की मिनिमम वेज है, जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है, तो यही लेबर को मिल रही होगी, तो आंसर होगा W1 W2, ठीक है, W1 W2, ओके, 14 का बी है। सही है भाई, ओके। 15, इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक स्टेट दैट लेबर इज डिराइव डिमांड फॉर अ फर्म इन imperfect competition, that labor is a derived demand for a firm in imperfect competition. How is the demand curve for labor derived? बेटा इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड फॉर लेबर का कर्व कैसे आता है यार? आपको फॉर्मूला याद है डिमांड फॉर लेबर का कर्व का? डिमांड फॉर लेबर को क्या कहते थे, याद है किसी को? डिमांड फॉर लेबर के कर्व को क्या कहते थे? MRP, याद है भाई आपको? अगर आपको डायग्राम याद हो, तो ये MRP का कर्व होता था, और ये होता था सप्लाई फॉर लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर, और ये होता था मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर, ये याद है भाई? तो ये MRP क्या था? ये डिमांड फॉर लेबर का कर्व था, याद है आपको? तो MRP कैसे आता है? MRP डिमांड फॉर लेबर का कर्व, मतलब ये MRP पूछ रहा है। MRP कैसे आता है भाई? MRP का फॉर्मूला होता है MPP इंटू MR, तो ढूंढो भाई। MPP मल्टीप्लाई बाय MR, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंटू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो 15 का आंसर डी बनता है। इट वॉज वेरी इजी, बस उसने डिमांड फॉर लेबर का नाम यूज करा था, तो एग्जामिनर ने बोला था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। 16, द डायग्राम शोज लॉरेंस कर्व फॉर नॉर्वे एंड इंडिया, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम अ कंपैरिजन ऑफ द लॉरेंस कर्व? भाई लॉरेंस कर्व, सो इफ यू गाइज नो तो मैं आपको याद दिला दूं, लॉरेंस कर्व इनकम इनइक्वालिटी को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये परफेक्ट इक्वालिटी की है, सही है। ये वाली जो लाइन है ये नॉर्वे की है, और ये वाली लाइन इंडिया की है। अब याद रखना आप, जितनी जितनी ये लाइन जितनी ये लाइन करीब होगी ना, इसका मतलब है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, और जितनी ये लाइन दूर होगी, उतनी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। तो इनकम की रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉर्वे में ज्यादा है, इंडिया में कम है। तो अब ऐसा क्यों है? सही है, ऐसा क्यों है, चेक करते हैं, आओ। इंडिया इज मोर लाइकली टू हैव लोअर इनडायरेक्ट टैक्स एंड अ पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम देन नॉर्वे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स कम है, तो इंडिया में रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए, सही है ना? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इंडिया में रीडिस्ट्रीब्यूशन कम है, नॉर्वे में ज्यादा है। इंडिया इज मोर लाइकली टू हैव प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम एंड मीन्स टेस्टेड बेनिफिट देन नॉर्वे, ऐसा नहीं है भाई। इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स सिस्टम होता, तो इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी कम होती, ज्यादा नहीं होती, तो बी गलत है। नॉर्वे इज मोर लाइकली टू हैव अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, अमीर से पैसा लेके गरीब को दिया जा रहा है, तभी नॉर्वे के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ज्यादा है, मतलब इनइक्वालिटी कम है। एंड पब्लिक सेक्टर पेंशन देन इंडिया, और ये अपने लोगों को पेंशन दे रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रही है। तो 16 का आंसर सी बनता है, ठीक है, जिसने कर लिया उसका सी बिल्कुल सही है। डी वाली स्टेटमेंट भी गलत है कि नॉर्वे का हायर परसेंटेज ऑफ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से जनरेट हो रहा है, और प्राइवेटली फंडेड पेंशन से देन इंडिया। बेटा इनकम इनइक्वालिटी अगर अचीव करनी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कम होना चाहिए, तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये तो गलत बात कह रहा है, वरना तो इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो डी भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। 17, a reason for government intervention in the working of the economy is to attempt to correct a market failure, sometimes though government failure में कर, ये गवर्नमेंट फेलियर का एक और क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज नॉट अ पॉसिबल रीजन फॉर गवर्नमेंट फेलियर? बेटा गवर्नमेंट फेलियर का कल भी रीजन आया था, मार्केट फेलियर का नहीं है, गवर्नमेंट फेलियर का रीजन है कि गवर्नमेंट फेलियर क्यों क्यों नहीं अकर होगी। व्हाट इज नॉट अ पॉसिबल रीजन फॉर गवर्नमेंट फेलियर? तो हम गवर्नमेंट फेलियर के रीजन ढूंढ लेते हैं कि गवर्नमेंट फेलियर किस किस वजह से होता है। गवर्नमेंट में हैव टू मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन, ये रीजन है गवर्नमेंट के फेलियर का, कि अगर गवर्नमेंट आउटडेट इन्फॉर्मेशन को यूज करेगी, तो गवर्नमेंट का फेलियर होगा। गवर्नमेंट में टेक डिसीजंस दैट रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ये गवर्नमेंट के फेलियर का रीजन नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी रिड्यूस हो रही है, तो इससे गवर्नमेंट का फेलियर पॉसिबल नहीं है, यही आंसर है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ मार्केट फेलियर मे बी डिफिकल्ट टू जज, ये भी गवर्नमेंट फेलियर का रीजन है। दी व्हेन सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट मे बी अनेबल टू रिस्पॉन्ड क्विकली, ये भी गवर्नमेंट फेलियर का रीजन है। गवर्नमेंट के फेलियर ना होने का एक ही रीजन है कि गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजंस लिए कि जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी रिड्यूस हो जाए, तो 17 का भी है। A government wishes to support growth in the economy's fishing industry, which policy is likely to achieve sustainable growth? बेटा सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या है कि जब कम से कम रिसोर्सेज के अंदर
ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट हो रहा है और एनवायरनमेंट को मिनिमम नुकसान हो, और जब आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। गिविंग मॉडर्न फिशिंग बोट्स विद लार्जर नेट्स टू वर्कर्स हु फिश फॉर अ लिविंग, नो। विच पॉलिसी बोल रहा है? पेइंग बोनस सिस्टम फॉर लार्जर फिश कैचेस टू वर्क, बेटा ज्यादा मछली पकड़ेगा तो सस्टेनेबल ग्रोथ हो रही है। सेटिंग अप अ फिश कोऑपरेटिव सो दैट वर्कर्स हु फिश फॉर अ लिविंग रिसीव अ हायर प्राइस फॉर द फिश दे कैच, वो पूरा दिन समंदर में मछली पकड़ता रहेगा। Subsidizing the building of a fish farm in order to encourage workers who fish for a living to switch from sea fishing। सही कह रहा है ना भाई? ये फिश फार्म को सब्सिडाइज कर रहा है ताकि लोग सी फिशिंग से स्विच करके फिश फार्मिंग की तरफ आ जाए। यही सस्टेनेबल ग्रोथ है ना। फिश फार्म पता है आप लोगों को क्या होता है, ये मैं बताऊं? फिश फार्म के अंदर आप बेसिकली फिश को रखते हो, सही है। एक फार्म होता है बेसिकली, वहां पर फिश की ब्रीडिंग करी जाती है, और वो फिश मल्टीपल हो जाती है फिर, मतलब वो उसके बेबीज होते हैं, और फिर वो ये लोग बहुत तेजी से इनकी पॉपुलेशन ग्रो होती है। तो ये कह रहा है कि सी फिशिंग को छोड़कर आप फिश फार्मिंग पर आ जाओ, तो सही है ना। जैसे स्वात वगैरह के अंदर, नारायण वगैरह के अंदर आपने देखा होगा वो, मुझे फिश का नाम याद नहीं है, ट्राउट फिश, तो वो फिश फार्म्स के अंदर होती है, सही है। अगर हर बंदा लेक से और रिवर से निकालना शुरू कर देगा तो फिर ये तो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है ना, अनसस्टेनेबल है, ठीक है। ओके आगे चलें। 19, four citizens each been unemployed for past 6 months, which citizen would not be categorized as being structurally unemployed? बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब बंदा वॉलेंटरली छोड़ दे अपनी मर्जी से, या तो फिर कोई बेटर पेड जॉब ढूंढ रहा हो, सर्च सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, या तो फिर डिसमिस हो गया और रिडंडेंट हो गया। तो ये बोल रहा है कौन सी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। सॉरी, ये मैंने आपको फ्रिक्शनल बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने आपको फ्रिक्शनल बता दिया। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, सही है ना। तो कौन सी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? वर्कर एज अ कोल माइनर बट कोल फायर्ड पावर स्टेशन आर नाउ बीइंग क्लोज एंड इज नॉट विलिंग टू रीट्रेंड। बेटा कोल माइनर था और कोल के पावर स्टेशन बंद हो रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड है। नो लॉन्गर वर्कर्स इन अ टाउन सेंटर कॉफी शॉप बिकॉज फ्यूअर पीपल आर बाइंग गुड्स इन द टाउन सेंटर सिंस अ पेंडेमिक, ये भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, पेंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गया वो, स्ट्रक्चर चेंज हो गया इकोनॉमी का। cannot move with the firm that has reallocated because of changing demands for its product, ये भी structural unemployment है। has many skill and is deciding to which job would be the most suitable, बेटा उसके पास स्किल्स हैं और वो इंतजार कर रहा है कि कौन सी जॉब सुटेबल है, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो 19 का डी बनता है। 20 वाला कर दें, 20 वाला सीखने वाला एमसीक्यू है, 20 वाला कर दें जल्दी से। हिंदी डायग्राम, ओपी इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ओके, एंड ओक्यू इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। बेटा ये करंट इक्विलिब्रियम है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। व्हाट इज द डिफ्लेशनरी कैप? एक सेकंड में होना चाहिए। 20 वाला। बहुत आसान है यार ये वाला, करके दो। ओके, लेट अदर्स ट्राई। ओके, मुझे एक बात बताओ, कौन सी इकोनॉमी चल रही है? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी। अगर एक इकोनॉमी ओपन हो जाए, तो ओपन का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन है, तो उसमें एक्स भी आ जाएगा, उसमें एक्स भी आ जाएगा ना। तो मुझे बताओ क्या करेंगे अब हम लोग? मैंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, आप क्या करेंगे बताओ? थोड़ी सी मदद तो मैंने आपकी कर दी, अब आप चेक करो। क्लोज्ड इकोनॉमी है। इन तीन में से कौन सा वाला कंसिडर करोगे आप बताओ? इन तीन में से कौन सा कंसिडर करोगी? इन तीन में से करोगी? सी प्लस आई हो सकता है, सी हो सकता है, नहीं, सी और आई, सी आई और जी होगा, तो यू से लेके वी तक डिफ्लेशनरी गैप होगा, ठीक है। ओके, सही है भाई। चले आगे, आ जाओ। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी अ गवर्नमेंट कुड इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? यार फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब बंदा या तो अपनी मर्जी से छोड़ दे, या तो फिर कोई बेटर जॉब के लिए सर्च अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री, या तो रिडंडेंट हो गया या डिसमिस हो गया। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। कट वेलफेयर स्पेंडिंग ऑन बेनिफिट, नहीं। इंप्रूव इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसी, यस, सही है। रिड्यूस टैक्स रेट, नो। रेज इंटरेस्ट रेट, नो। ओके, आंसर बी है। 22, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब सिर्फ सी और आई है।
When will there will be an increase in spending generate the largest increase in national income? कब 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 जो है ना, गवर्नमेंट एक ऐसी इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ सी प्लस आई है, मतलब सिर्फ सी प्लस आई है। तो मुझे बताओ, सी प्लस आई है, कब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी कि नेशनल इनकम में ज्यादा चेंज आए? तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 माइनस MPC। अब चेक करते हैं। When households have a level of autonomous consumption, no. When households have a level of compulsory saving, no. When households have a high marginal propensity to consume, when households have marginal propensity to save, yes. आंसर सी है आपका। जब एक हाउस होल्ड ज्यादा कंजम्पशन कर रहा होगा ना, तो इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पर तो दो ही सेक्टर है ना, सी और आई है। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल हो जाएगी, सही है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज आउटपुट? आउटपुट किससे बढ़ेगा? जब बजट डेफिसिट में होगा, यस। बजट डेफिसिट में होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और टैक्स रेट कम होगा, टैक्सेशन कम होगी, तो एडी बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट के साथ क्या हो, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, कंजम्पशन ज्यादा होगी, एडी ज्यादा होगा। तो आपका आंसर बनता है सी। आपका आंसर क्या बनता है? आपका आंसर सी बनता है, ठीक है। आपका आंसर सी बनता है, सही है। 24। A country is a net importer of oil. World oil price have risen over the year. बेटा कंट्री ऑयल को इंपोर्ट कर रही है, ऑयल आपका रॉ मटेरियल है, सही है। वर्ल्ड ऑयल प्राइस हैव राइजन ओवर द ईयर। जैसे ही आपने देखा कि ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, आपके दिमाग में बत्ती जल गई कि कौन सी डिमांड होगी ऑयल की, इनइलास्टिक डिमांड हो सकती है। तभी तो ये बोल रहा है कि कंट्री इंपोर्टर है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लाजमी आ रही है। Assuming all other factors remains constant, how is likely to affect on inflation, trade balance and unemployment? बेटा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ट्रेड बैलेंस वर्सन होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, ऐसा ही है भाई। ट्रेड बैलेंस भी वर्सन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, सही कह रहा हूँ 24 का। सी होगा भाई। इनइलास्टिक डिमांड है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, लोग इंपोर्ट करते रहेंगे, और बीओटी भी डेफिसिट में जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहेगी। 25। What would reduce the effectiveness of a supply side policy to the economy? सप्लाई साइड स्टिमुलस का मतलब है सप्लाई साइड पॉलिसी की इफेक्टिवनेस कौन सी पॉलिसी रिड्यूस करेगी? एन इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम आवर्स इन अ वर्किंग वीक, यस, ये सप्लाई साइड पॉलिसी की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देगा। इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग, नहीं। प्रोविजन ऑफ न्यू ट्रेनिंग स्कीम्स, नहीं, इससे सप्लाई साइड पॉलिसी इफेक्टिव होगी। रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कंट्रोल और रॉ मटेरियल, इससे भी इफेक्टिव होगी। एक वाहिद ऐसा रीजन है पहला वाला जिससे आपकी सप्लाई साइड पॉलिसी इनफेक्टिव होगी, सही है ना। ओके। A multinational company shifts its manufacturing capacity to a developing country, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। What is likely to be short term effect on this developing country? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कम होगी, बताओ। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कम होगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो आंसर ए भी नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, यस बढ़ेगी, या नो? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, ऑब्वियसली, आंसर डी है, बात खत्म, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, नो। करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव नहीं होगा। शॉर्ट रन में बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव नहीं होगा, लॉन्ग रन में इंप्रूव होगा, ठीक है। ओके। 27। टू इंडिकेट द चेंजिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, द क्यूजनेट्स कर्व प्लॉट जीडीपी पर कैपिटा अगेंस्ट एन इकोनॉमिक वेरिएबल एक्स। बेटा ये जो क्यूजनेट्स कर्व होता है ना, क्यूजनेट्स कर्व, ये इनकम इनइक्वालिटी के, इनकम इनइक्वालिटी और जीडीपी पर कैपिटा, इन दोनों को प्लॉट करता है, और आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, तो अब आप मुझे बताओ व्हाट इज वेरिएबल एक्स? एक्सचेंज रेट, नो। द लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, यस। प्राइस लेवल, नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो। ओके। आई एम गोना मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन व्हाट इज लॉरेंस कर्व, व्हाट इज क्यूजनिट्स कर्व, व्हाट इज लैफर कर्व। मैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहां पर आपके इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे, सही है। फुल जान मारेंगे इंशाल्लाह। 28। Economists define the unemployed as being those who are not in work but are actively seeking work. Other groups of the people of the working age, including those as active or self-unemployed. ठीक है। Which groups of people included as a part of a country's labor force? बताओ भाई। Economists define the unemployed as being those who are not in work but are actively seeking work.
Other groups of people in the working age includes those classed as inactive or self-employed. Which group of people included as part of the country's labor force? बेटा अनएम्प्लॉयड कंट्री के लेबर फोर्स का हिस्सा है। यस है। यस है। बिल्कुल है, अनएम्प्लॉयड है। सही है। तो वर्किंग फोर्स का हिस्सा है। इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। इनएक्टिव। इनएक्टिव नहीं होगा ना हिस्सा, भाई काम ही नहीं कर सकता, डिसेबल्ड होगा कोई बंदा। सेल्फ एम्प्लॉयड है, यस वो भी हिस्सेदार होगा, तो 28 का बी बनता है। इनएक्टिव का मतलब है डिसेबल्ड है, तभी काम नहीं कर पा रहा। 29 वाला बहुत आसान है, बहुत लंबा एमसीक्यू है। द टेबल शोज यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स फॉर 2010 एंड 2050। सही है। टाइप ऑफ रीजन, मोर डेवलप, लेस डेवलप, लीस्ट डेवलप। टोटल पॉपुलेशन, urban पॉपुलेशन, पॉपुलेशन urbanized, पॉपुलेशन urbanized। अच्छा जी, विच रिलेशनशिप कैन बी कंफर्म फ्रॉम द टेबल? यार आओ चेक करते हैं। टोटल पॉपुलेशन मोर डेवलप्ड के अंदर कम हो रही है, ठीक है, और लेस डेवलप्ड में बढ़ रही है। सही है, तीनों में बढ़ रही है, सॉरी 1275 हो रही है, इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, और इधर भी बढ़ रही है। उर्बन पॉपुलेशन तीनों की बढ़ रही है। उर्बन पॉपुलेशन तीनों की बढ़ रही है, और पॉपुलेशन उर्बनाइज्ड ये भी तीनों की बढ़ रही है। चलो, आंसर हो चुका है। The least developed regions have the largest urban population, actual or predicted in both years. No. The more developed regions have the lowest growth rate of urbanization between 2010 and 2050.